बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और डिज़ाइन। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। आज हम पार्ट 1 देखेंगे इसका। आर्किटेक्चर क्या होता है, हमें आर्किटेक्चर की ज़रूरत क्यों है। ये भी हो सकता है हमारे पास सिनेरियो कि आर्किटेक्चर जो है वो बहुत नॉमिनल सा हो, उसको मिनिमम मॉडलिंग रिक्वायर हो, उसको मिनिमम एफर्ट रिक्वायर हो और उसके लिए जो है वो उसको डिफाइन करने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल हो। यहाँ पे एग्जांपल आपको नजर आ रही है, एक डॉग हाउस बनाया गया है जिसके लिए डिजाइनिंग भी सिंपल हुई है, जिसकी मॉडलिंग भी सिंपल करनी पड़ी है और सिंपल प्रोसेस, सिंपल हमें मटेरियल यूज करते हुए हमने सिंपल से एक आर्किटेक्चर बना लिया है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स कुछ ऐसी हो कि हमें मॉडलिंग जो है बहुत डिटेल रिक्वायर हो, हमारे पास प्रोसेसेस वेल डिफाइन होने चाहिए बिकॉज हमें मॉडलिंग बहुत डिटेल रिक्वायर है और हमारे पास सिंपल किस्म की टूल से गुजारा ना हो, हमें मल्टीपल कॉम्प्लिकेटेड किस्म की टूल्स की ज़रूरत पड़े। जैसे कि यहाँ पे अगर हमें इस किस्म का एक हाउस बनाना है तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल टाइप की मॉडलिंग हमें रिक्वायर होगी। हमें इलेक्ट्रिक सप्लाई का काम से लेके लकड़ी का काम एंड देन टाइल्स और देन रूफ और देन और मल्टीपल टाइप के काम जो है हमें इसमें इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे, तो ये इस तरह से इसकी शेप आएगी और इस तरह से कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर आता है उससे भी नेक्स्ट लेवल। मे बी हमारे पास जो आर्किटेक्चर हो उसके अंदर जो उसका स्केल है वो एक्सट्रीम हाई हो, उसका प्रोसेस और भी ज्यादा डिटेल रिक्वायर करते हो, उसमें कॉस्ट और स्केड्यूल जो है वो फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाएं बिकॉज वी आर डिस्कसिंग दैट हमें जो है गिवन टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए काम करना है और हमारे पास कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो। मे बी हमारे पास स्किल्स और जो डेवलपमेंट टीम्स हैं और जो मटेरियल उन्होंने यूज करने हैं, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज करने हैं, वो बहुत डिफरेंट हो एज कम्पेयर टू द अदर वन विच वी हैव यूज्ड। मे बी इसमें हमारे पास स्टेक होल्डर्स भी डिफरेंट टाइप के हों। एक नॉर्मल जो हाउस है इसके अंदर जो जिन लोगों ने रहना होता है वो एक टाइप के यूजर्स होते हैं। हमारे पास इस किस्म के स्काई स्क्रैपर्स हैं, उनकी अगर हम आर्किटेक्चर डिफाइन करने की बात करते हैं उसमें स्टेक होल्डर्स भी ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उसमें रिस्क भी ज्यादा इन्वॉल्व होंगे बिकॉज उसमें कॉस्ट भी ज्यादा होगी और उसके प्रोसेस जो है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे। आर्किटेक्चर की जरूरत हमें तीनों सिनेरियोज में पड़ेगी। तीनों दफा जो है हमें आर्किटेक्चर के बगैर हम फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इट्स अ बेसिक ब्लूप्रिंट फॉर स्टार्टिंग और कंस्ट्रक्टिंग एनी काइंड ऑफ बिल्डिंग, अगर हम इसमें बात करें। इसी तरह से सॉफ्टवेयर में भी आर्किटेक्चर की यही सेम जरूरत है। जिस तरह से एक ब्लूप्रिंट के बगैर आप एक जो है उसको नहीं स्टार्ट कर सकते, इसी तरह से सॉफ्टवेयर के लिए अगर सॉफ्टवेयर बनाने से पहले अगर आपके पास आर्किटेक्चर नहीं होगा तो आप सॉफ्टवेयर है प्रॉपर तरीके से वेल डिफाइंड वे में नहीं बना सकेंगे। आर्किटेक्चर के डिफरेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड्स में हमें डिफाइन की गई है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एक सिस्टम की, जिसके अंदर उसके कंपोनेंट्स शामिल किए जाते हैं और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है और इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप क्या है इस चीज को शो किया जाता है। और उनकी जो बेसिस होती है वो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ताकि उन प्रिंसिपल्स के ऊपर उनको डिजाइन किया जाए और उनकी एवोल्यूशन हो। आर्किटेक्चर को हम अगर सादा लफ्जों में बयान करने की कोशिश करें, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हमारे जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं उनके मल्टीपल कंपोनेंट्स का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप और वो डिफरेंट किस्म के प्रिंसिपल्स कौन कौन से फॉलो करते हैं उनको डिजाइन और इवॉल्व करने के लिए, उसे हम आर्किटेक्चर कहते हैं। ये डेफिनेशन जो है IEEE के स्टैंडर्ड यहाँ पे 1471 किया गया था, इस स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो हमें ये डेफिनेशन मिलती है। उसके बाद बूच एक और पर्सन है, इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसने एक और डेफिनेशन प्रेजेंट की है कि आर्किटेक्चर जो है वो कंसिस्ट करता है मल्टीपल डिसीजंस के ऊपर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सॉफ्टवेयर के सिस्टम के लिए, ताकि सिस्टम के स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया जाए, उनके इंटरफेसेस को सिलेक्ट किया जाए और उसका बिहेवियर डिफाइन किया जाए। यानी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है वो ऐसे डिसीजंस लेने का नाम है जो कोई ऑर्गेनाइजेशन लेती है सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए, ताकि उस सॉफ्टवेयर सिस्टम के स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बनाए जाएं कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, उनके इंटरफेसेस कौन से होंगे और सिस्टम बिहेव कैसा करेगा।
सो इसका मतलब ये हो गया मोर और लेस हमारे पास कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पर हमने कंपोनेंट्स की बात की थी, यहाँ पे हमने एलिमेंट्स की बात कर दी है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की। हमने एलिमेंट्स की बात भी की और उनको इंटरफेसेस में भी। कंपोनेंट्स में दोनों चीजें आती हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स भी आते हैं और इंटरफेसेस भी आ जाते हैं। और बूच ने बिहेवियर की बात भी की है कि बिहेवियर जो है वो भी डिफाइन किया जाएगा, रिफ्लेक्ट किया जाएगा एक आर्किटेक्चर में कि सिस्टम जो है वो फास्ट है, सिस्टम जो है वो रिलायबल है। अगर आपने इस किस्म के बिहेवियर्स को इनकॉर्पोरेट करना है अपने सिस्टम के अंदर तो आपको आर्किटेक्चर उसके अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा। एक और डेफिनेशन प्रेजेंट की, मोहिम ने कहा कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है वो कंसिस्ट करता है collection of software and hardware components, connection of different components with each other, उनकी आपस में क्या limitations हैं, क्या restrictions हैं या क्या constraints हैं। आर्किटेक्चर जो है वो कलेक्शन होगा स्टेक होल्डर्स की नीड्स की, स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है। देन एक ऐसा बेसिक लॉजिक डिफाइन करेगा आर्किटेक्चर जो कि ये डिफाइन करेगा कि कंपोनेंट्स, उनके कनेक्शंस, उनके लिमिटेशंस एक सिस्टम के लिए क्या हैं, और अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो क्या ये स्टेक होल्डर्स की कलेक्शन को कैसे सेटिस्फाई करेगा, ये आर्किटेक्चर है। सो अभी आपने जो 3 डेफिनेशंस देखी है, मोर और लेस इसमें आपको काफी चीजें सिमिलर नजर आ रही हैं। यू डोंट नीड टू क्रैम इट, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल अल्फाज में जितनी भी तीनों डेफिनेशन में देखी है उसमें कंपोनेंट्स की बात हो रही है, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है उसकी बात हो रही है, वो किस एनवायरनमेंट में काम कर रही है, वो कैसे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, उनका जो सिस्टम जिसके लिए बनाए जा रहे हैं उसमें बिहेवियर क्या होगा, और वो स्टेक होल्डर्स की नीड्स को रिफ्लेक्ट करते होने चाहिए। ये 3 से 4 बातें आपको ऑलमोस्ट हर डेफिनेशन में नजर आ रही हैं, कॉमन है। ठीक है। How we will select an architecture? Well, मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल फैक्टर्स है जिनकी बेस पे सिलेक्शन डिपेंड करेगी। स्टेक होल्डर्स की नीड्स मींस जिन लोगों के लिए आप वो सिस्टम बना रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे पहली बात तो ये है रिक्वायरमेंट्स पे या स्टेक होल्डर्स की नीड्स कह लें, इनके ऊपर आपका आर्किटेक्चर डिपेंड करेगा। मींस कि आपको कोई वेबसाइट बनानी है, आपको कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है, आपको कोई जो है वो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए कोई चीज बनानी है, आपको शायद बहुत ज्यादा डेटा को मैनेज करना है, आपको मल्टीपल ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करना है ऑफिस की। ये तमाम आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसके हिसाब से आपका आर्किटेक्चर जो है वेरी करेगा कि आपने किस टाइप का आर्किटेक्चर बनाना है। देन आप पे कुछ कंसर्न्स आ जाएंगे, यानी यू माइट हैव सम काइंड ऑफ limitations or special requirements to follow. What are those? सिक्योरिटी को मैनेज किया जाना चाहिए, बेशक वो वेबसाइट है, बेशक वो एंड्रॉयड ऐप है, बेशक वो डेटाबेस है। आपका कंसर्न जो है जिसके लिए आपका जो स्टेक होल्डर वरीड है और वो चाहता है कि ये एलिमेंट सिस्टम का पार्ट बने, वो कंसर्न्स हो जाते हैं। सिक्योरिटी हो सकती है फॉर एग्जांपल, या आप ऑथराइजेशन की बात करना चाह रहे हो सकता है यूजर को उसके बारे में कंसर्न है। हो सकता है आपका यूजर जो है वो ईज ऑफ यूज के बारे में कंसर्न हो सकता है रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी जो है उसके मेन कंसर्न हो सकता है ही इज वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर एंड ही वांट्स सम काइंड ऑफ बैकअप। ये तमाम पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसकी बेसिस पे आप अकॉर्डिंगली आर्किटेक्चर डिफाइन करेंगे। अगर आपकी मेन कंसर्न जो है वो पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर है तो हो सकता है उसके लिए आर्किटेक्चर आप जो डिफाइन करें उसमें एक बैकअप एलिमेंट हो, जो अगर लेट से सिस्टम क्रैश होता है तो बैकअप जो है वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर दे। लेकिन अगर आपका ये कंसर्न नहीं है तो आपको इस एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आर्किटेक्चर के अंदर। इस तरह से जो थर्ड एलिमेंट है दैट इज लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस। समटाइम्स वी हैव स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस के इस सिस्टम को यूज करने के लिए हमारे पास 1000 यूजर्स हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो यूजर्स हैं वो 1000 हैं और वो साइमल्टेनियसली सिस्टम को उनको एक्सेस करने की जरूरत होगी। समटाइम हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होती है कि जिस सिस्टम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है उसमें उनमें जो रैम है वो इतनी है, मिनिमम है। दिस मीन्स वी कैन नॉट यूज हैवी ग्राफिक्स सो दैट हमारे जो सिस्टम्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो स्लो ना हो जाए। एक्सक्यूज मी। ये लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस को अगेन फॉलो करते हुए हमें ये 3 चीजों को हमें मद्देनजर रखना है, फिर हम एक आर्किटेक्चर जो है वो उसको डिफाइन कर सकेंगे।
सो आर्किटेक्चर को डिफाइन करने के लिए वी नीड टू आस्क सम क्वेश्चंस। वो क्या क्वेश्चंस हैं? वो ये आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहे हैं। क्या कोई जेनेरिक एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है जो टेम्पलेट के तौर पे यूज किया जा सकता है जिस सिस्टम को हम डिजाइन करने जा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप एक वेब एप्लीकेशन डिजाइन करने जा रहे हैं, क्या कोई ऐसा जेनेरिक आर्किटेक्चर एग्जिस्ट करता है जिसको आप एज ए टेम्पलेट फॉलो कर सकते हैं? इसका आपको आंसर मालूम होना चाहिए। दिस मीन्स कि आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको चेक करना पड़ेगा इफ देयर इज सम आर्किटेक्चर template for the web development of for the components which are basically web based. कोई ऐसा है कि नहीं है? You need to explore that. So maybe another question you might need to ask yourself: how will the system be distributed across the hardware cores and or the processors? सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोसेसर्स के दरमियान? किस तरह से डिफाइन किया जाएगा? What architectural patterns or styles might be used? Architectural styles हैं कौन से और patterns हैं कौन से, और then हमारे सिनेरियो के हिसाब से वो कौन से patterns और styles यूज किए जा सकते हैं? आर्किटेक्चर स्टाइल्स और पैटर्न्स को हम डिटेल से स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग व्हाइल सिलेक्टिंग एन आर्किटेक्चर हमें इस चीज को पे गौर करना है कि आर्किटेक्चरल पैटर्न्स हमारे सिनेरियो से रेलेवेंट कौन से हो सकते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा व्हाट विल बी द फंडामेंटल अप्रोच टू यूज फॉर द सिस्टम स्ट्रक्चरिंग। हम कौन सी अप्रोच यूज करेंगे सिस्टम को स्ट्रक्चर करने के लिए? हम मल्टीपल अप्रोचेस होती हैं, टॉप डाउन, बॉटम अप, और या हम रैंडम अप्रोच यूज कर रहे हैं या हम प्रोटोटाइपिंग यूज कर रहे हैं? कौन सी अप्रोच हम यूज करेंगे? What strategy will be used to control the operations of the components in the system? ओके, कंट्रोलिंग स्ट्रैटेजी कौन सी होगी कि क्या हमें सेंट्रल कंट्रोल चाहिए या हमें डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल चाहिए, इस पर डिपेंड करेगा। How will the structural components in the system be decomposed into subcomponents? तो जो components हमने define कर लिए थे, do they need to be further subdivided या they are already subdivided and they do not need to be divided? इस चीज को हमें सोचना पड़ेगा कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हमें ज्यादा फायदा तब है, या हम इसको अगर इसी तरह से रहने दें तो हमें ज्यादा फायदा है इसका। हमें ये नहीं अब चीजों को एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है। सो इन तमाम क्वेश्चंस जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट फॉर डिलीवरिंग द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। सो हमने कहा था जी सिस्टम में बिहेवियर वाले एलिमेंट्स भी आएंगे। सो कौन से ऐसा मेथोडोलॉजी है जो हमें इन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को सिस्टम का पार्ट बनाने में हेल्प आउट करेगा? कोई स्टैंडर्ड मौजूद है, कोई चीज ऐसी है जिसको हमें देखने की जरूरत है? इसके बाद एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ शुड द आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम बी डॉक्यूमेंटेड? इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो किस तरह से मैनेज की जाएगी? ठीक है, सो ये मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। जब आप इनके आंसर्स के बारे में वर्कआउट करते हैं तो बेसिकली आप एनालाइज कर रहे होते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को। जब आप एनालाइज करते हैं तो उस एनालिसिस के प्रोसेस के बाद आपके पास एक जो आउटकम आता है, रिजल्ट आता है, दैट कैन बी your decision about selecting an architecture of the system। और जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं उस डिसीजन को तो आपके पास सिस्टम का आर्किटेक्चर आ जाता है। ये एक एग्जांपल है, जेनेरिक एग्जांपल है, एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ द आर्किटेक्चर फॉर रोबोट सिस्टम जो कि पैकिंग करता है, यानी ऑटोमेटिकली चीजों की पैकिंग करने के लिए एक रोबोट सिस्टम है। इसके बारे में अगर हम कहेंगे, इट यूज अ विजन कंपोनेंट to pick up an object on a conveyor. It identifies the type of the object. उसके बाद it select the right kind of packaging. System then moves the object from the delivery conveyor to be packaged. Next, it places the packaged object on another conveyor. अब ये एक सिस्टम की उन्होंने रिक्वायरमेंट्स दे दी हैं। अगर आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स इस फॉर्म में आए तो आपको किस तरह से उसका आर्किटेक्चर बनाने की तरफ गौर करना है। हमने यहाँ पे डायग्राम भी शो कर दिए जिस तरह से हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि इसका मतलब ये है देयर हैज टू बी अ कंपोनेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्यूइंग द थिंग्स।
This means there has to be a component that should allow the system to pick the objects which are present on the conveyor. ठीक है, इसका मतलब ये है हमें कन्वेयर की जरूरत भी पड़ेगी. इसका मतलब ये है हमें जब ऑब्जेक्ट्स को पैक हम कर देंगे तो हमें कहीं से और जगह पे रखने की जरूरत भी पड़ेगी. इसका मतलब है हमें किसी इस तरह की चीज की जरूरत भी पड़ेगी जहाँ पे ऑलरेडी आपके ऑब्जेक्ट्स पड़ी हुई हैं. इसका मतलब ये है हमें एक ऐसे कंपोनेंट की जरूरत भी पड़ेगी जो कि आइडेंटिफाई करेगा या सिलेक्ट करेगा कि व्हाट इज द राइट टाइप ऑफ पैकेजिंग. इसका मतलब ये है देखने के बाद उसने डिसीजन लेना है कि ये जो चीज है ये फ्रेजाइल है या ये कोई नॉर्मल चीज है या ये कोई ईटेबल चीज है. फॉर एग्जांपल उसके लिए उसकी स्पेसिफिक काइंड ऑफ पैकेजिंग उसको करनी होगी. सो ये इसका मतलब ये है उसको डिसीजन उस सिस्टम में डिसीजन पावर भी होनी चाहिए. अब ये कंपोनेंट आपको बाहिर नजर नहीं आ रहा बट दिस विल बी द सॉफ्टवेयर एलिमेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ सिस्टम. ठीक है, उसके बाद सिस्टम में ये भी कैपेबिलिटी हो कि वो ऑब्जेक्ट को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे मूव भी कर सके. सो ये जब चीजें हमारे पास रिक्वायरमेंट की फॉर्म में यानी स्टेक होल्डर्स की नीड्स आती हैं उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि वेल हमारे आर्किटेक्चर में कौन कौन से पार्ट्स और क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे और किस कंपोनेंट का लिंक किससे होगा. अब ये जो पिकिंग वाला एलिमेंट है जो पिक कर सकता है चीजों को उठा सकता है इट शुड बी एबल टू मूव अक्रॉस दिस एंड दिस कंपोनेंट. यानी इसका इस एलिमेंट का इस कंपोनेंट से इस कंपोनेंट से और इस वाले कंपोनेंट से लिंक होना चाहिए. ये इस तरफ रोटेटेबल होना चाहिए ताकि ये इजीली मूव करके चीजों को उठा सके और रख सके. ठीक है, सो ये डिसीजंस लेना इनका एनालिसिस करना दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस जिसमें हम सिस्टम का आर्किटेक्चर डिफाइन कर रहे होते हैं. सो आर्किटेक्चर मॉडल क्या होता है, इन कंपोनेंट्स के दरमियान एक लिंक शो करता है. अगर हम किसी चीज को जो हमने अभी पिक्चर देखी थी इसको हम अगर डायग्राम की तरफ बनाने की तरफ आए तो ये कुछ इस किस्म की डायग्राम बन सकती है जिसके अंदर हम अगर नॉर्मल किस्म की चीजें जस्ट हम कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करें कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे होना चाहिए. तो मे बी एक कंट्रोल पैनल होगा, मे बी एक उसका इंटरफेस होगा, मे बी एक रोबोट स्टैंड होगा, मे बी एक हमारे पास कन्वेयर होगा जैसे हमने बात की कन्वेयर होगा, एक हमारे पास वो कन्वेयर होगा जिसपे चीजें पड़ी होंगी, यहाँ से उठा के रोबोट इसको यहाँ पे रखेगा, उसको पैकिंग करेगा, उसके बाद इसको मूव कर दिया जाएगा. मे बी हमारे पास एक सिस्टम का कंट्रोल पैनल भी चाहिए और जिसमें हम सिस्टम को ओवरऑल कंट्रोल कर सकें. मे बी हमारे पास कुछ सेफ्टी के लिए भी कुछ कंपोनेंट्स हो जो उसको स्टॉप करें और पॉज कर दें और नेक्स्ट कंपोनेंट तक इधर गिर ना जाए. सो हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं इस जो सिस्टम हमने भी प्रीवियसली देखा है उसको बनाने के लिए. और अगर हम इसकी आर्किटेक्चर डायग्राम बनाए तो डायग्राम इस तरह से बनेंगे एज वी डिस्कस्ड कि हमारे पास एक विजन का मॉड्यूल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का मॉड्यूल होना चाहिए, उसके बाद पैकेज सिलेक्शन का मॉड्यूल होना चाहिए, देन सिस्टम ने पैकेजिंग करनी है जिस सिस्टम ने वो उसके पास मटेरियल हो वो तमाम चीजें हो जिससे पैकिंग करेगा. उसके बाद हमारे पास एक ऐसी चीज हो जो चीजों को उठा के रख सके, उसे हमने कहा आर्म्स हो, आर्म्स के फॉर्म में कोई कंट्रोलर हो. उसके बाद हमें ग्रिप यानी चीजों को होल्ड करने के लिए भी कोई कंपोनेंट चाहिए. उसके बाद हमें कन्वेयर को कंट्रोल करने के कन्वेयर को स्टार्ट करें स्टॉप करें यानी उसके मोशन कंट्रोल करें वो भी एक चाहिए कंपोनेंट. सो ये जो हमने अभी डायग्राम देखी थी उसके हमने इस तरह से पहले वर्कआउट किया उसके ऊपर रफली, उसके बाद हमने ये जो डायग्राम बनाई है दैट कैन बी कॉल्ड द आर्किटेक्चर डायग्राम ऑफ द ऑटोमेटिक रोबोट पैकेजिंग सिस्टम. आर्किटेक्चर डिफाइन करता है मल्टीपल कंपोनेंट्स को. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इससे हम एग्री करते हैं. आर्किटेक्चर उनके आपस में रिलेशनशिप्स को भी डिफाइन करता है और वो किस तरह से इंटरेक्ट करें उनको भी डिफाइन करता है. यस, वी हैव सीन दैट. आर्किटेक्चर अलबत्ता कुछ इंफॉर्मेशन जो नहीं शामिल करता वो ये है कि उनके इंटरेक्शन कैसे होंगे, इंटरेक्शन क्या होंगे ये इन्फॉर्मेशन शामिल करता है. हाउ वाला पार्ट आर्किटेक्चर में डिस्क्राइब नहीं किया जाता. सो बिहेवियर ऑफ द कंपोनेंट इज इट्स द पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर और इसका बिहेवियर जो है कंपोनेंट्स की फॉर्म में शो किया जाता है. हर सिस्टम का एक आर्किटेक्चर होता है
ये बात कंपल्सरी है, आप उसके डायग्राम ड्रॉ करें या ना करें, उसका आर्किटेक्चर एग्जिस्ट करेगा। और आर्किटेक्चर ही जो है वो उसका लॉजिक डिफाइन कर रहा होता है सिस्टम के बिहाइंड पे। ठीक है, आर्किटेक्चर एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है और एक सिंगल स्ट्रक्चर एक आर्किटेक्चर नहीं होता, ये वाइस वर्सा ट्रू नहीं है ये बातें। ठीक है, आर्किटेक्चर के बारे में कहा जाता है इट इज अर्ली, मींस कि आपका जब पूरे का पूरा सिस्टम ही बेस कर रहा है आर्किटेक्चर के ऊपर, इसका मतलब ये है आर्किटेक्चर को हमें सबसे पहले ड्रॉ करना है, उसके बाद हमें फर्दर काम जो है वो स्टार्ट करने हैं, और इसी की वजह से इट इज हार्डेस्ट टू चेंज। यानी ये नहीं हो सकता कि आपको सिस्टम डेवलपमेंट के थर्ड फेज में याद आए कि भाई अब तो हमें सिस्टम के आर्किटेक्चर में कोई चेंजेस करनी है, सो लेट्स जस्ट चेंज द आर्किटेक्चर। it will very it will become very costly for you, बिकॉज आर्किटेक्चर में चेंज करने का मतलब ये है कि आप दोबारा से एनालिसिस करें, दोबारा से कंपोनेंट्स उसमें शामिल करें, और उसके बाद फिर आप फर्दर रिक्वायरमेंट्स को प्रोग्राम करें और को दोबारा से इनके लिए टेस्ट केसेस वगैरह लिखें। इसी की वजह से, क्योंकि हर चीज आर्किटेक्चर पे बेस कर रही होती है, इसलिए हम कहते हैं इट इज वेरी मच क्रिटिकल कि हम आर्किटेक्चर को जो हम बना रहे हैं वो सही हो, क्योंकि इट इज द ब्लूप्रिंट, इट इज द बेसिस जिसके ऊपर हमारा पूरे का पूरा सिस्टम बनेगा। तो अगर आर्किटेक्चर सही होगा, उसमें कोई चीज मिसिंग नहीं होगी तो सही बन जाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी द राइट सिस्टम। आर्किटेक्चर मल्टीपल चीजों को डराइव करता है, एक ड्राइविंग एलिमेंट है, टीम का स्ट्रक्चर हमें डिफाइन करने में हेल्पफुल साबित होता है। अब ये आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है कि हमारे पास सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर है या डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी उसकी बेसिस पे हम टीम डिफाइन करेंगे, हमारी डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से ऑर्गेनाइज होगी, हमारा वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाएगा, यानी कितने कंपोनेंट्स को हम डिवाइड करेंगे और उनका आपस में हायरार्की ये बनेगी। ये चीजें हमारी स्केजुलिंग, प्लानिंग और बजटिंग, इनके ऊपर भी हमारा आर्किटेक्चर डिपेंड करता है, ये चीजें भी सॉरी आर्किटेक्चर पे डिपेंड करती हैं। यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यानी आपके सिस्टम डेवलपमेंट की मोस्टली जो एक्टिविटीज हैं वो आर्किटेक्चर के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही हैं। आर्किटेक्चर जो है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है अमंग द कंपोनेंट्स, उनको कोऑर्डिनेशन उनके करवाने के लिए। नो क्वेश्चन, चले ठीक है, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।